ऑप्शन है अगर आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। आप म्यूचुअल फंड में सिप चूज़ कर सकते हैं। अब आप इक्विटी लें या फिर एक हाइब्रिड प्रोडक्ट लें, आपके रिस्क लेने की क्षमता और आपके टाइम होराइजन पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जब बच्चा 18 साल का होगा तब तक के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो एक एनपीएस वात्सल्य अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, एनपीएस वात्सल्य को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फिर बच्चा खुद भी उसमें निवेश कर सकता है 18 साल के बाद। सिमिलरली म्यूचुअल फंड सिप में भी एक्सटेंशन का आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम लेंगे तो वो टिपिकली जो एक लॉक इन पीरियड के साथ आता है और उसमें आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अभी से सिप शुरू कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन पर हमने बात की। इससे जुड़े कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा। वीरल अभी हैं मेरे साथ कुछ समय के लिए, तो हम उनसे लेंगे। कार्तिक जी का क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी जो राजस्थान से हैं, और इन्होंने इनफैक्ट आज कार्तिक जी की वजह से ही मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने 2 बच्चों की बात हमें बताई है। 2 बच्चे, इनके एक 6 साल का बच्चा है और दूसरा बच्चा जो है वो 1 महीने का है, बहुत ही छोटा है। और इनका पोर्टफोलियो उन्होंने हमें भेजा है, बहुत अच्छी अमाउंट की ये सिप कर रहे हैं, 61,500। बच्चों के एजुकेशन और मैरिज, मतलब उनके भविष्य के लिए बचाना जो है ये इनका उद्देश्य है। पराग पारिक का लार्ज कैप है जिसमें 2000 की सिप चल रही है, प्लस पराग पारिक में का एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 8000 है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है 2000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 7000, एसबीआई स्मॉल कैप 3000, बंधन स्मॉल कैप 2000, कोटक का मल्टी कैप 5500, एबीएसएल निफ्टी 50 जो है इसमें भी इनका निवेश है जो कि इन्होंने अभी रोक दिया है, और ये अभी जो है 1,15,000 के आसपास यहाँ पर पैसे जमा हैं। बंधन ईएलएसएस अगेन ये भी स्टॉप कर दिया, 45,000 यहाँ पर है। इन्वेस्को के आर्बिट्राज फंड में 30,000 जो है ये डालते हैं। टोटल सिप 61,500। इसके अलावा डायरेक्ट इक्विटी में 2.5 लाख का निवेश है, पीपीएफ 1.5 लाख एनुअली डाल रहे हैं, एनपीएस में 5 लाख लमसम निवेश है, इमरजेंसी फंड 10 लाख का है। ये पूरा स्ट्रक्चर कार्तिक शिरोन का आपको कैसा लग रहा है? 61,500, 2 बच्चे, उनके भविष्य के लिए ये निवेश है। क्या बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन है इनके पोर्टफोलियो में? कुछ चेंज करेंगे आप वीरल? देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस है प्रियंका, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। पहले तो टू मेनी फंड्स है, डेफिनेटली ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, ओवरलैपिंग भी है, यानी कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरलैपिंग है। 2 स्मॉल कैप्स लिए हैं, 2 लार्ज एंड मिड कैप्स लिए हुए हैं। पारंपरिक लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में ओवरलैपिंग हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है ईएलएसएस ओवरऑल अब उनके पोर्टफोलियो में चल रहा है, उसको स्टॉप कर देना चाहिए। 8 to 9 फंड्स बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है उनके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एज फार एज द गोल इज कंसर्न, आई थिंक चाइल्ड के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। मैरिज वाला भी एक पॉइंट वो कंसिडर कर रहे हैं कि मैरिज जब उनकी शादी आएगी तभी भी कुछ एक पर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से पराग परीक का फ्लेक्सी कैप वो रखिए पोर्टफोलियो में, मोतीलाल मिड कैप रखिए, एसबीआई स्मॉल कैप रखिए, आदित्य बिरला का जो निफ्टी 50 है वो रखिए, और कोटक का मल्टी कैप। ये 5 जो फंड है वो फंड आप आपके पोर्टफोलियो में रखिए, बाकी जो फंड है उसको रखने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा फंड्स रखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी एसेट एलोकेशन, बाइफरकेशन जो फंड्स है उसके साथ अगर आप करते हैं तो अच्छे से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने कंसोलिडेटेड करने की सजेशन यहाँ पे दी है। आप जितने कम हो सके उतने फंड्स रखिए। कम फंड्स रखेंगे, कैटेगरी को एक कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी के साथ चलेंगे तो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। ओके, चलिए कुछ चेंजेस आप बिल्कुल सही समझ रहे थे कार्तिक कि बहुत ज़्यादा फंड्स हैं तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, और कंसोलिडेशन कैसे करें वीरल ने आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश की है। फॉलो हिज एडवाइस, और या फिर कोई और एडवाइज़र है तो उनके पास जाइए और बताइए कि देखिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करने वाले हैं संदीप मिश्रा जी से, जिन्होंने अभी अभी हमें व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन भेजा था और मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। संदीप मिश्रा, नमस्ते संदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। थैंक यू मैम। मैं आजमगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ मैम। क्या करते हैं आप संदीप जी? मैम मैं फिजिक्स टीचर हूँ। ओके, तो शिक्षक हैं आप और आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं।
आपकी पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 37 लाख आप जुटा चुके हैं अपने पोर्टफोलियो से, मैं ठीक बोल रही हूँ? जी मैम, जी मैम। तो बहुत कब से निवेश कर रहे हैं आप संदीप जी? मैम मैं तो निवेश कर रहा हूँ 2015 से। ओके ओके, सो हम कहते हैं ना तब मैम मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता था इस तरफ, इधर 3 साल से, पिछले 3 साल से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हूँ मैं। बहुत अच्छा किया है। तो आप पुराने चावल हैं वैसे तो निवेश की दुनिया में आपने पहले से आपने किया है, पर हाँ 3 साल में और एक्टिवली अपने अमाउंट को बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। संदीप सर, अब मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ, फिर आप अपना सवाल वीरल जी से पूछ पाएंगे। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5000 की सिप है इसमें। मोतीलाल के मिड कैप में आप 5000 की सिप कर रहे हैं। ईडलवाइज के मिड कैप 150 मोमेंटम फंड में आप 5000 की सिप कर रहे हैं। और लेटेस्ट आपने निपॉन का मल्टी कैप लिया है जो कि 5000 की सिप यहाँ पर भी आप कर रहे हैं। निपॉन का स्मॉल कैप 5000 की सिप। एसबीआई का सिल्वर फंड ऑफ फंड इसमें 3000 की सिप आप कर रहे हैं। और साथ ही में 32,000 लमसम, तो ये किसमें डाला है 32,000 लमसम आपने? नहीं मैम, ये मैं पर मंथ करता हूँ। एक हैंडसम अमाउंट में रखता हूँ मैम। जिस दिन फॉल होता है जी इंडेक्स, उस दिन मैं इन्हीं जो रनिंग एसआईपीज हैं इसी में डालता हूँ। ठीक है। तो कभी कभी मैं मैम पर मंथ 1 लाख डाल देता हूँ, कभी 80,000 डालता हूँ, तो मतलब 60,000 के ऊपर ही डालता हूँ मैम। अच्छा, और आपने हर 5000 के बाद लिखा है 17, मोतीलाल मिड कैप में 5000 के आगे लिखा है 20। एक्चुअली मैम वो डेट है, हमारी डेट है वो मैम। अच्छा, सिप की डेट है आपकी? सिप डेट है मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने इसे बहुत अच्छे से सेग्रीगेट किया हुआ है। सबसे पहली सिप जो इनकी कटती है वो 3 तारीख को कटती है, फिर 17 तारीख को कटती है। बहुत अच्छे सर। अच्छा, तो संदीप सर, आप क्या जानना चाहेंगे वीरल से? वीरल आपके पोर्टफोलियो को अभी देख पा रहे होंगे। आपका कोई सवाल जो आप सीधे पूछ सकते हैं। वीरल भट्ट हैं, मनी मंत्रा के फाउंडर, आज मेरे साथ। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं इमरजेंसी फंड कहाँ पे बनाऊं, क्योंकि मेरे पास जो सैलरी आती है, मेरे पास वही 1,00,000-1.25 लाख हमेशा अकाउंट में इमरजेंसी फंड रहते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि कहीं पर मैं सर 5 से 6 लाख रुपए पार्क कर दूं इमरजेंसी फंड के लिए, और जो कि ग्रो भी हो और मुझे यूज करने में भी आसानी रहे। देखिए संदीप जी, पहले तो आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। जो आपने इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया है उसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के रहिए, आप डेफिनेटली उसमें बने रहिए। कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा आपने गोल्ड और सिल्वर का भी एलोकेशन किया है, वो भी कोई बुरा नहीं है। दोनों में एक्सपोजर काफी अच्छा है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो ये पोर्टफोलियो अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। आपका जो मेन क्वेश्चन है संदीप जी की, जो आपने पूछा है कि इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्लानिंग करनी है ना, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप रिटर्न्स के मामले में ज्यादा मत सोचिए। आप रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जो लिक्विडिटी या तो जो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो फंड सजेस्ट करने वाला हूँ उसमें आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मुझको मेरे जो बाकी के फंड है उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं दे रहा है, उससे कम ग्रोथ दे रहा है, तो मैं इक्विटी में ही क्यों ना निवेश करूं या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में ही क्यों ना निवेश करूं। देखिए जब आप इमरजेंसी कंटीजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं तो आपके लिए डेट फंड्स अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, मीडियम टर्म डेट फंड्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ साथ में आप आर्बिट्राज जैसा फंड भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप क्लियर है संदीप जी की आपका जो इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना है वो कम से कम यहाँ से 2 से 3 साल तक अगर आप निवेश करके रखना चाहते हो, यानी आप जैसे ही आपको कुछ अमाउंट आए तो आप वहां पे वो फंड के अंदर डाल दीजिए, और वो कंटीजेंसी को आप 2 या 3 साल के बाद अगर इमरजेंसी आती है तो उसमें आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक इनकम प्लस आर्बिट्राज यानी इनकम प्लस फंड्स जो है, जो आर्बिट्राज फंड्स और डेट फंड्स का कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं। और थोड़ा सा उससे और आगे जाकर आप 3 साल का अगर आपका टाइम फ्रेम मिलता है तो आप इक्विटी सेविंग्स करके जो कैटेगरी है वो देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही मिनिमम इक्विटी का एलोकेशन होता है। पर अगर आप प्योरली कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी एनी टाइम आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है और आप सोच रहे हो, तो आप डेट फंड्स करिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स करिए, और या तो आप आर्बिट्राज फंड्स करिए। ओके, सो इमरजेंसी फंड को लेकर के जो है यहाँ पर एड्रेस किया है वीरल ने आपके सवाल को कि किस तरह की स्कीम से आप पैसे पार्क कर सकते हैं। पर अदरवाइज एक कॉम्प्लीमेंट संदीप सर आपके लिए ये कि बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आपकी जो पोर्टफोलियो की सिलेक्शन है जिसमें हम देख रहे हैं कि आपने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रखा है, सो बहुत बधाई हो संदीप सर।
ओके, मनीष जी का क्वेश्चन लेते हैं। मनीष कुमार का पोर्टफोलियो मेरे सामने आ गया है और मनीष जी जो है वो निवेश करते हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2000, निपॉन के लार्ज कैप में 2000, बंधन के स्मॉल कैप में भी 2000 की सिप है और आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट में भी 2000। पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख पर पहुंच गई है। अगले 20 साल तक निवेश करेंगे। मनीष जी की उम्र 30 है अभी और इनका भी जो लक्ष्य है ना, जो हम बात कर रहे थे वीरल, चाइल्ड एजुकेशन एंड देयर मैरिज, जिसके लिए 20 साल के लिए इन्होंने ये निवेश जो है वो कर रहे हैं। अभी 10,000 की सिप कर रहे हैं, आई एम श्योर ये बढ़ाएंगे। 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है। वीरल, आपको मनीष जी की सिलेक्शन कैसी लग रही है? और इनफैक्ट मनीष हमें अभी यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं क्योंकि मनीष जी का क्वेश्चन यहाँ मेरे कॉमेंट बॉक्स में भी आ रहा है। देखिए, जब प्रियंका हम शो के शुरू में कुछ चर्चा कर रहे थे तो उसमें तीन चार बातें एक पॉइंट आउट करनी मेरे से रह गई, जो मैं अभी इनके सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आंसर देना चाहूंगा। देखिए, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा ना, उसमें आपको डेफिनेटली क्या इग्नोर करना है। जब आप चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड के मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसमें आप पहले तो इंश्योरेंस पॉलिसी को, इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपका एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट समझकर आप उसमें निवेश मत करिए। ठीक है, आप ऐसा फंड्स रखिए, जैसे हमने ईपीएस वात्सल्य की बात की और म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए। इन्फ्लेशन को कभी भी इग्नोर मत करना। जो आप वैल्यू को टारगेट करना चाहते हो, राइट, वो वैल्यू में इन्फ्लेशन को जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप एसआईपी के साथ करना। एसआईपी आप कर ही रहे हैं और एसआईपी के साथ जब जब मौका मिले तब आप उसको आप टॉप अप करते जाइए, स्टेप अप करते जाइए। और लास्ट, एसेट एलोकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सारा पैसा इक्विटी में होना जरूरी नहीं है। आप जब जब मौका मिले तो आपका थोड़ा सा एलोकेशन डेट में भी रखिए, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो, इक्विटी में वॉलेटिलिटी आती है तो आपका जो डेट का पोर्टफोलियो वो आपको संभालने में काम आएगा। बाकी आपका पोर्टफोलियो काफी सही है, आप उसमें बने रहिए। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे, यानी आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फंड्स को एलोकेट कर दीजिए कि ये 2-3 फंड्स जो है वो मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे, ये 1-2 फंड्स जो है वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे। जब आप टैगिंग करोगे ना आपके फंड्स को गोल के साथ, तो आपका जो इमोशनल मार्केट के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो रिएक्शन है ना वो नहीं जाएगा। आपको आपके फंड्स को आपके गोल के साथ टैग करना बहुत ही जरूरी है। विरल, आप इतने सारे लोगों की जब प्लानिंग करवाते हैं तो आप क्या देखते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कौन सी वो एक बड़ी गलती है जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि इससे आपको बचना है? गलती यही होती है कि अमाउंट कितनी चाहिए, अमाउंट कितनी लगेगी, वो ही फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि आज की जो वैल्यू है वही वैल्यू मुझे 10 साल के बाद या 15 साल के बाद लगेगी। ऐसा जरा भी नहीं है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए, इन्फ्लेशन को जोड़िए और फिर अमाउंट को टारगेट करके फ्यूचर वैल्यू को डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, सो ये नहीं समझ पाते कि कितने पैसों की ज़रूरत होगी। अमाउंट को कैलकुलेट करना, इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना, और इसके बगैर जब आप कैलकुलेशन करते हो तो अंधेरे में तीर लगाने जैसा काम हो रहा होगा कि आप बस कुछ पैसे जमा कर रहे हैं, टारगेट अमाउंट नहीं है, तो गाड़ी निकल पड़ी पर डेस्टिनेशन पता नहीं है और इसीलिए मुश्किल हो सकती है।